हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल्स में यूनिट सेकंड का टॉपिक इतिहास तथा मानव शास्त्र का सह संबंध यानी कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विद एंथ्रोपोलॉजी। इससे पहले हम इस यूनिट और उससे पहले फर्स्ट यूनिट से काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा वो भी देख लीजिए। चलो देखते हैं कि मानव शास्त्र से इसका क्या संबंध है। एक विषय के रूप में मानव शास्त्र इतिहास का ही प्रमुख अंग है। यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि मानव शास्त्र इतिहास का एक ऐसा अंग है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। यानी इतिहास का अंग है कौन? मानव शास्त्र। इतिहास एवं मानव शास्त्र दोनों के ही अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव है। इतिहास में जहाँ हम मानव के क्रियाकलापों के अध्ययन पर जोर देते हैं, वहीं मानव शास्त्र के तहत हम मानव के उद्भव एवं विकास का अध्ययन करते हैं। यानी मानव के उद्भव विकास का अध्ययन किस में करेंगे? मानव शास्त्र में। और जो मानव का विकास और उद्भव हुआ उसके कार्य को हम कहाँ देखेंगे? इतिहास में, क्रियाकलापों को। परंतु मानव एवं उसकी संस्कृति का अध्ययन इतिहास तथा मानव शास्त्र दोनों के ही प्रमुख विषय वस्तु हैं। यानी मानव के क्रियाकलाप और संस्कृति को हम दोनों विषय में ही पढ़ते हैं। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मानव विज्ञान का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इससे पूर्व यह विषय सामान्यतः इतिहास का ही एक अंग माना जाता है। संभवतः मानव शास्त्र का एक स्वतंत्र विषय के रूप में उद्भव इतिहास संबंधी 19वीं शताब्दी की वैज्ञानिक अवधारणा के ही देन है। यानी इतिहास संबंधी 19वीं शताब्दी की वैज्ञानिक अवधारणा ही मानव शास्त्र देन ही मानव शास्त्र है, क्योंकि इसके अनुसार ही इसका वो हुआ है उद्भव। डिल्थे महोदय के अनुसार विज्ञान के तहत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है तथा इतिहास में अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव होता है। सर जॉन मायर्स के अनुसार प्रकृति तथा मनुष्य का संबंध इतना घनिष्ठ है कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कौन कहते हैं? सर जॉन मायर्स। अतः इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के पीछे एकमात्र निहित लक्ष्य समाज में मानवीय अवस्था एवं परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाले कारकों का प्रकटीकरण था। विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, अतः अन्य परिस्थितियों के साथ साथ प्राकृतिक परिवेश में मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। आगे पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी प्राकृतिक विज्ञानों का विकास आरंभ हुआ। प्राणी जगत के अन्य सदस्यों के साथ मनुष्य जाति के भिन्न भिन्न समूहों के वैज्ञानिक वर्गीकरण के प्रथम प्रयत्न इसी समय हुए, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। मनुष्य को प्रकृति का अंग मानकर उसका अध्ययन करने के इन प्रारंभिक प्रयत्नों में मानव विज्ञान का जन्म हुआ। नृतत्ववेत्ता यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द अरस्तु द्वारा गढ़ा गया है। 18वीं शताब्दी के जर्मन आदर्शवादी कांट ने 1889 ईस्वी में एंथ्रोपोलॉजी शीर्षक की एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मनुष्य की पशु उत्पत्ति को मनुष्य की पशु उत्पत्ति को प्रस्तावित किया अपनी पुस्तक में। 1822 में ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया में इस शब्द का समावेश हुआ। अंग्रेजी भाषा में एंथ्रोपोलॉजी नृतत्व शब्द की उत्पत्ति दो मूल शब्दों एंथ्रोपोस और लोगोस से हुई है, जिनके अर्थ क्रमशः मनुष्य और विज्ञान है। एंथ्रोपोस का मतलब मनुष्य है और लोगोस का मतलब विज्ञान है। एडवर्ड टेलर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर मिला, 1884 ईस्वी। एडवर्ड टेलर मानव शास्त्र के महान प्रणेताओं में से एक थे। सामान्यतः मानव शास्त्र का पहला पाठ्यक्रम वर्मांट यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में ही लागू किया गया। अब देख, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या अंतर है, इतिहास में उसका मानव शास्त्र से क्या संबंध है। अब इनमें इतिहास और मानव शास्त्र में समानताएं देखते हैं क्या क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र वस्तुतः इतिहास की ही संतति है, अतः इतिहास से मानव शास्त्र को पूर्णतः पृथक करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों में एक दूसरे में समानताएं हैं। अब हम इतिहास एवं मानव शास्त्र की कुछ परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में इनके सह संबंध को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे E.A. होवेल ने क्या लिखा है, ने अपनी कृति मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड में
मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव शास्त्र मानव एवं उसके संपूर्ण कार्यों का अध्ययन है। राल्फ वील्स के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य के शारीरिक सांस्कृतिक विकास के नियमों तथा सिद्धांतों का अनुसंधान करने वाला विज्ञान है। टी के पन्नीमैन के अनुसार मानव शास्त्र मानव का विज्ञान है। एक दृष्टिकोण से प्राकृतिक इतिहास की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जीवन प्रकृति के क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति और स्थान का अध्ययन आता है, और दूसरे दृष्टिकोण से मानव शास्त्र इतिहास का विज्ञान है। आगे पढ़ते हैं। फ्रेंच बोआस के अनुसार मानव शास्त्र मानव का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। E.A. होवेल महोदय ने सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा भी दी है, जो इस प्रकार है। सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार और सामाजिक समूहों के संगठन अथवा समाज रचना के अध्ययन पर अपना लक्ष्य केंद्रित करता है। अब हम इतिहास की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सर चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानव समाज का लेखा जोखा है। यह उन परिवर्तनों को बतलाता है जिनसे समाज गुजरा है। यह उन विचारों को भी बतलाता है जिसने समाज के क्रियाकलापों या तथा भौतिक दशाओं को प्रभावित किया है। एल राउस के अनुसार इतिहास प्रधानतः समाज में मानव का उसके भौगोलिक और भौतिक पर्यावरणों का लेखा जोखा है। कलिंगवुड महोदय के अनुसार इतिहास अतीत संबंधी मानवीय कार्यों का अध्ययन है। प्रोफेसर गुस्तावसन ने तो इतिहास को मानव ज्ञान की शिखर चोटी माउंटेन टॉप ऑफ ह्यूमन नॉलेज की संज्ञा दी है। अब आगे देखते हैं। मानव शास्त्र एवं इतिहास की उक्त परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हमें ये दोनों के ही विषय एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित प्रतीत होते हैं। E.A. होवेल की मानव शास्त्र की एक कलिंगवुड की इतिहास की परिभाषाओं को देखें तो दोनों ही विषयों का संबंध मानवीय कार्यों के अध्ययन से ही है। यानी E.A. होवेल के मानव शास्त्र की परिभाषा और कलिंगवुड की इतिहास की परिभाषा हम देखते हैं कि मानवीय कार्यों का अध्ययन ही हम देख रहे हैं। चाहे हम मानव शास्त्र में देखें चाहे इतिहास में देखें, मानवीय कार्यों का, उसकी उत्पत्ति का, उसके विकास का ही हम पता चल पाते हैं। होवेल की सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा और फ्रेंच बोआज की मानव शास्त्र की परिभाषा और चार्ल्स फर्थ एवं एल राउस की इतिहास की परिभाषाओं से मिलती जुलती हैं, जिनका प्रमुख केंद्र मानव समाज का अध्ययन है। यानी हम मानव शास्त्र में देखें या इतिहास में देखें, इनमें परिभाषाओं में प्रमुख केंद्र क्या रहा है? मानव समाज रहा है। मानव के आसपास के उसकी क्रियाकलापों का, उसमें समाज के परिवर्तन, उसके राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन का अध्ययन ही हम क्या देखते हैं? इतिहास में, मानव शास्त्र दोनों में। इसी प्रकार जहाँ टी के पन्नीमैन महोदय ने मानव शास्त्र को प्राकृतिक इतिहास की शाखा एवं इतिहास का विज्ञान माना है, यानी इन्होंने मानव शास्त्र को इतिहास का विज्ञान माना है, टी के पन्नीमैन ने। वहीं प्रोफेसर गुस्तावसन ने तो इतिहास को मानव ज्ञान की शिखर चोटी कहा है, और इन्होंने इतिहास को मानव ज्ञान की शिखर चोटी कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास एवं मानव शास्त्र की परिभाषाओं में स्थूल रूप से देखने पर सामान्यताएं दृष्टिगोचर होती है। हम यानी सटीक से देखें, स्थूल रूप से बिल्कुल निकट में जाके देखें तो दोनों में क्या होती है? समानताएं देखने को मिलेंगी हमें, जो हमने ऊपर पढ़ा। मानव शास्त्र को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, और यह विभाजन E.A. होवेल की मानव शास्त्र की परिभाषा मानव शास्त्र मनुष्य एवं उसके संपूर्ण कार्यों का अध्ययन है को चरितार्थ करता है। यह विभाजन निम्नानुसार है। अब क्या है? पहला है शारीरिक मानव विज्ञान, जिसके तहत मनुष्यों के उद्भव एवं आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक के मनुष्य के शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें शारीरिक अध्ययन। और दूसरा है सांस्कृतिक मानव विज्ञान, इसके अंतर्गत मनुष्य के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव समाज के स्वरूप एवं इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार हैं। मानव शास्त्र के उक्त विभाजन में शारीरिक मानव विज्ञान इतिहास से बहुत कुछ स्वतंत्र प्रतीत होता है, किंतु सांस्कृतिक मानव शास्त्र इतिहास से घनिष्ठ रूप से संबंध दिखाई देता है, क्योंकि इतिहास में भी हम मानव के द्वारा किए गए कार्यकलापों और संस्कृति का ही अध्ययन करते हैं।
इतिहास की भांति ही सांस्कृतिक मानव शास्त्र का विस्तार क्षेत्र भी व्यापक है। यानी इतिहास में भी सांस्कृतिक क्षेत्र व्यापक है और मानव शास्त्र में भी, जिसमें समाज व्यवस्था, कला, साहित्य, धर्म एवं अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी इतिहास में भी हम समाज व्यवस्था, कला, साहित्य, धर्म और अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, राजनीति, और मानव शास्त्र में भी हम यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। राल्फ पिडिंगटन महोदय ने मानव शास्त्र को 4 शाखाओं में विभाजित किया है। पहला है शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा है प्रागैतिहासिक पुरातत्व, तीसरा है सांस्कृतिक और मानव शास्त्र एवं चौथा है सामाजिक मानव शास्त्र। देखते हैं क्या क्या है। शारीरिक मानव शास्त्र इतिहास में से स्वतंत्र भले ही हो, लेकिन यह शारीरिक नृतत्ववेत्ताओं को प्रागैतिहास प्री हिस्ट्री के बारे में कुछ ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वह जीवाश्म फॉसिल मनुष्य का अध्ययन नहीं कर पाएगा। और आदि मानव के जीवाश्म का अध्ययन एक शारीरिक नृतत्ववेत्ता के लिए परम आवश्यक है। ये शारीरिक मानव इतिहास के अंतर्गत आता है, मानव शास्त्र इतिहास के अंतर्गत। और प्रागैतिहासिक पुरातत्व मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव और उसकी संस्कृति के उद्भव, उत्थान तथा पतन एवं भौगोलिक वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में पुरातत्व शास्त्र के द्वारा प्राचीन संस्कृतियों और तथा आधुनिक सभ्यताओं की भूतकालीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रकार इतिहास की तरह पुरातत्व शास्त्र मानव शास्त्र की भी प्रमुख कसौटी है। आगे पढ़ते हैं। प्रागैतिहास का शाब्दिक अर्थ प्राग प्लस इतिहास यानी इतिहास के पूर्व के युग से है। यानी प्राग धन इतिहास, इतिहास के पूर्व के युग से है। वस्तुतः इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है प्रागैतिहास के तहत आता है, और भारतीय इतिहास में 5 सालकालीन संस्कृति प्रागैतिहास के तहत आती है, जिसका अध्ययन ज़्यादातर मानव शास्त्र में किया जाता है। कुछ विद्वानों ने प्रागैतिहासिक पुरातत्व को सांस्कृतिक मानव शास्त्र का ही अंग माना है। प्रागैतिहास और सांस्कृतिक नृतत्व के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की अनुपस्थिति में लागू होने वाली सीमाओं के बावजूद प्रागैतिहास प्रागैतिहासिक कालों का सांस्कृतिक नृतत्व है। पुरातत्वीय, भूवैज्ञानिक और जीवाश्मीय तथा संबद्ध प्रमाणों के आधार पर उन कालों के अधिकाधिक अध्ययन का प्रयास प्रागैतिहास द्वारा किया जाता है। अतः प्रागैतिहास के बिना सांस्कृतिक नृतत्व मूल रहित, जड़ विहीन और सांस्कृतिक नृतत्व के बिना प्रागैतिहास मूल रहित है। यानी एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इतिहास की शाखा प्रागैतिहास एवं मानव शास्त्र की शाखा सांस्कृतिक मानव शास्त्र की सहसंबद्धता को रेखांकित करते हुए रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने स्पष्ट किया है कि मानव इतिहास में विचारों की जो भूमिका रही है उसके अध्ययन की चेष्टा करते हुए उन्होंने प्रागैतिहास और सांस्कृतिक नृतत्व की उपलब्धियों के संयोग से कतिपय उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से प्रत्येक विषय एक दूसरे के बिना अधूरा है। आगे पढ़ते हैं। इतिहास और मानव शास्त्र में अंतर, यानी अंतर ये है कि अब उसमें यदि हम सहसंबंध देखते हैं तो इसमें हमें अंतर भी देखने को मिलेंगे। जैसे इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र उसकी शाखाएं किसी न किसी रूप में इतिहास अथवा उसकी शाखा से संबंधित हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब मानव शास्त्र इतिहास का ही अंग है तो पृथक रूप से मानव शास्त्र एक विषय के रूप में अस्तित्व में क्यों आया? जब इतिहास से ही उसका जन्म हुआ है तो उसका एक अन्य विषय के रूप में अस्तित्व क्या है? अतः निश्चित रूप से इतिहास एवं मानव शास्त्र में कुछ मूलभूत अंतर अवश्य होंगे। ये सूक्ष्म अंतर निम्नानुसार है। पहला अंतर है, इतिहास में मात्र मनुष्य के कार्यों का ही अध्ययन नहीं होता, अपितु इससे संबंधित अन्य घटनाक्रमों यथा साम्राज्यों का उत्थान, पतन, युद्ध, शांति, समझौते इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव शास्त्र में प्रत्येक अध्ययन मनुष्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। एल क्रोवर और जी क्लूखोन महोदय के अनुसार
मनुष्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले समस्त विज्ञानों में से मानव शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के संपूर्ण अध्ययन के सबसे निकट है। यानी मानव शास्त्र में उस सब मनुष्य का सबसे निकट से संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, ऐसा इनका कहना है। दूसरा है, इतिहास में मनुष्य के कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है, जबकि मानव शास्त्र में मानव की उत्पत्ति और शारीरिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। अब गौर करने वाली बात है, इतिहास में मनुष्य के कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है और मानव शास्त्र में मानव की उत्पत्ति और शारीरिक विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। जे केशव स्टर्न के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर वर्तमान तक का मानव के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। श्यामचरण दूबी के अनुसार विशाल प्राणी वर्ग के अनेक प्राणियों में से केवल मनुष्य, आगे देखते हैं, कि विकास तथा उसकी शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन शारीरिक मानव विज्ञान के रूप में स्वतंत्र दिशा में विकसित हुआ है। तीसरा, इतिहास की तुलना में मानव शास्त्र मानवीय समूह में पाई जाने वाली समानता एवं विषमताओं के अध्ययन पर विशेष बल देता है। इस हेतु सांस्कृतिक मानव शास्त्र के तहत प्रजाति शास्त्र, एथनोलॉजी एवं भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स के आधार पर नृजाति शास्त्री जन समूह का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। अब किसके आधार पर सांस्कृतिक मानव शास्त्र के तहत प्रजाति शास्त्र यानी इथनोलॉजी और लिंग्विस्टिक के आधार पर मानव को वर्गीकरण करते हैं ये लोग? लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान और प्रजाति शास्त्र के आधार पर मानव शास्त्र में, सांस्कृतिक मानव शास्त्र में। चौथा है, इतिहास में हम मुख्य बल उन समाजों के अध्ययन पर देते हैं जिनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो, जिन्होंने इतिहास को गति, दिशा एवं अर्थ दिया हो, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र में ऐसे समाजों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है जिनके बारे में ना तो कोई प्रमाण मिलते हैं, जिनकी ना कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। SF नडेल के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन, विदाउट हिस्ट्री समाजों का और अपरिचित प्रकृति की संस्कृति का अध्ययन है। अतः सामाजिक मानव शास्त्र ऐसी संस्कृति का अध्ययन है जिनके आवरण में ढके लोग सभ्य समाजों के लिए अपरिचित जैसे हैं। इसलिए सामाजिक मानव शास्त्र में मुख्यतः आदिम जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, इतिहास में कालानुक्रम का विशेष महत्व होता है। अतः इतिहासकार काल के सापेक्ष में गतिशील अवस्था में विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन करता है, जबकि सांस्कृतिक मानव शास्त्र में स्थिर अवस्था में एक सांस्कृतिक विशेष के काल विशेष का ही अध्ययन किया जाता है। अतः एक सांस्कृतिक नृतत्ववेत्ता के विभिन्न संस्कृति के अध्ययन में कालक्रम का ध्यान नहीं रखता, तथापि उसका अध्ययन संपूर्ण संस्कृति के बारे में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ इतिहास और मानव शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, वहीं सैद्धांतिक रूप से इनमें कुछ सूक्ष्म अंतर भी स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। अब निष्कर्ष कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। क्या है? एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र का विकास 19वीं सदी के मध्य में हुआ। इससे पूर्व मानव शास्त्र प्रमुखतः इतिहास का ही अंग था। अब चूंकि मानव शास्त्र इतिहास की ही संतति है, अतः उसे इतिहास से पूर्णतः पृथक नहीं किया जा सकता। विभिन्न विषय होते हुए भी एक दूसरे से कहीं न कहीं संबंधित ही प्रतीत होते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन की एक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति भी है। विद्वानों के मतानुसार ऐतिहासिक पद्धति सामाजिक मानव शास्त्र के तहत विभिन्न युगों से गुजरते हुए मानव जीवन के प्रभाव को समझने में सहायक है। एल क्रोबर महोदय के अनुसार ऐतिहासिक व्याख्या की तुलना उस सीमेंट से कर सकते हैं जो मानव इतिहास के पृथक और अर्थहीन तथ्यों में घटनाओं को एक अर्थपूर्ण प्रतिमान में संयुक्त करता है। प्रतिमान यानी मूर्ति में। आगे पढ़ते हैं। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, विशेषकर उसके जटिल सामाजिक संबंधों का विश्लेषण, प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन शैली द्वारा भलीभांति नहीं किया जा सकता। इस दिशा में मानव विज्ञान ने इतिहास की शैली को ही अपनाया। यूरोप के महादेश में संस्कृति के विकास का अध्ययन इतिहास की शोध प्रणालियों द्वारा किया गया। तथ्यों के अभाव में ऐतिहासिक अनुमान द्वारा प्राचीन संस्कृतियों की पुनर्रचना के प्रतिनिधि भी वहाँ हुए।
अमेरिका में भी संस्कृतियों का अध्ययन इतिहास से प्रभावित था, अतः मानव शास्त्र के लिए किसी न किसी रूप में इतिहास की उपयोगिता बनी हुई है। मनुष्य को मूलतः ऐतिहासिक जीव कहने का तात्पर्य भी यही है कि इतिहास में मानव शास्त्र समाया हुआ है। इतिहास एक इतना विस्तीर्ण, एक व्यापक विषय है एवं इसको विभिन्न शाखाओं में बांटकर इसका विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। इतिहास से 18वीं सदी में मानव शास्त्र के विषय के रूप में पृथक हो जाने से आज इतिहास को लाभ हुआ है। अब एक इतिहास का विभिन्न मानवों एवं समाज को क्रियाकलापों एवं व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक मानव शास्त्र के निष्कर्ष से लाभ उठा सकता है। अब एक इतिहासकार इतिहास में मानव शास्त्र के निष्कर्ष को लाभ उठाकर विश्व के विभिन्न देशों के समाजों की प्रकृति को आसानी से समझ सकता है। डेल्टा माउटर के अनुसार ऐतिहासिक वास्तविकता व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतर्क्रिया है। ऐतिहासिक विश्व मस्तिष्क प्रभावित अथवा मस्तिष्क निर्मित विश्व है, अतः इतिहास की विषय वस्तु में वह सब कुछ है जो मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने जो कुछ किया है उसकी सागोपांग विवेचना मानव शास्त्र के तहत विस्तृत रूप से की जाती है, क्योंकि मानव शास्त्र में विभिन्न मानव समाजों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों का स्थिर अवस्था में अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और एक इतिहासकार अपनी आवश्यकता अनुसार इन मानव शास्त्रीय निष्कर्षों का लाभ उठाकर व्यक्ति तथा व्यक्ति द्वारा निर्मित विश्व के बीच की अंतःक्रियाओं को आसानी से समझ सकता है। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इतिहास का मानव शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। इतिहास के बिना मानव शास्त्र का एवं मानव शास्त्र के बिना इतिहास का अध्ययन पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, अतः इतिहास को मानव शास्त्र के साथ सहसंबंधित माना जा सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी अन्य विषय की तुलना में मानव शास्त्र इतिहास से अधिक घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।